अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर वजाहत और इस उम्मीद के साथ कि ये हफ़्ता आप लोग का बहुत अच्छा गुजरा होगा। मौसम में भी तब्दीली आ गई है और लोग इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि गुज़श्ता 2 महीने हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसे वाक़यात रोनुमा हुए कि जिसकी वजह से पूरी नेशन हिल के रह गई है। और हम लोगों ने सोचा कि हम अपनी प्यारी ख़वातीन के लिए कोई ऐसी चीज़ों के बारे में बताएं जिससे वो ख़ुद भी अपनी एहतियात करें। ऑन द अदर हैंड उन लोगों के बारे में भी बात करें जो कि आदी मुजरिम होते हैं। इसीलिए हमने आज का टॉपिक रखा है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये कौन लोग होते हैं जो सोसाइटी के बरखिलाफ़ होते हैं, दूसरे लोगों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं मर्डर की शक्ल में, रेप की शक्ल में और मुख्तलिफ़ किस्म के सेक्सुअल असॉल्ट की शक्ल में। बहुत सारी बातें हैं जो आज हम बात करेंगे। तो हमने सोचा कि आज हम आप लोगों को वो लोगों के बारे में बताएं जो हमारे माशरे में रहते तो हमारे साथ हैं, लेकिन वो हमारे लिए इतने मौजू नहीं होते, एंटी सोशल पर्सनैलिटी होते हैं। नुकसान तो कैसे पहुंचाते हैं, वार्निंग साइंस क्या हैं, हम उनके साथ बैठते हैं लेकिन हमें नहीं पता होता कि कब हमारे लिए ये वबाए जान बन सकते हैं। गुज़श्ता जो नूर मुकद्दम का वाक़या हुआ, एक बहुत पुराना दोस्त जिसने उसकी जान ले ली। इससे पहले कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिनको आप बहुत दिल से जानते हैं, करीबी लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, लेकिन वो आपको ऐसा नुकसान पहुंचाते हैं कि उसका ज़ाला ज़िंदगी भर हो नहीं सकता। तो आज हम रिवील ये करेंगे कि हमारे वो लोग होते कैसे हैं, उनकी क्या कंडीशंस हैं, उनके क्या फ़ीचर्स हैं, उनके ट्रेड्स क्या हैं, उनकी फैमिली में उनका ब्रॉटअप कैसा होता है कि जवानी में आके वो इतने ख़तरनाक हो जाते हैं। जेल में, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में और मुख्तलिफ़ जगहों पर ये लोग अमूमन पाए जाते हैं। फैमिलीज़ इनकी नहीं चल पाती, काम भी इनका लंबा नहीं चल पाता, लेकिन सारी बातें तो मैं आपको इंट्रो में बता नहीं सकता। तो आप लोगों से गुजारिश है आप हमारा पूरा शो देखें। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स हैं जो बताएंगे हमें पूरी डिटेल इस बारे में। तो जनाब अभी हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है आप यहीं रुकें, हम यूँ गए और यूँ आए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो जनाब जिस तरह मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया, हम बात करने जा रहे हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पे, अपने फेवरेट सेगमेंट में जिसका नाम है मेंटल हेल्थ। अगर देखा जाए गुज़श्ता 2 महीने से पाकिस्तान में जो अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं, इनसे हमें कुछ चीज़ें सीखने की शदीद ज़रूरत भी है और हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि ये वाक़यात अमूमन होते क्यों हैं। माशरे में ऐसे लोग क्यों हैं जो बग़ैर रहम किए लोगों के ऊपर इस तरीके से वार करते हैं कि उनके जिस्मानी ट्रॉमा तो उनको होता ही है, साथ साथ उनका मेंटल जो ट्रॉमा है वो ज़िंदगी भर रह जाता है। तो इसी कंटिन्यूटी में आज हमने बात करने का एक प्लान किया है और साथ हमारे हैं मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं, आफ्ताब शाह, क्लिनिकल एंड फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब। वालेकुम सलाम डॉक्टर वजाहत, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक खैरियत। सबसे पहले तो मैं आपके सूट की तारीफ करूंगा, माशाल्लाह से यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। थैंक यू लाइकवाइज, यू आल्सो लुक नाइस डॉक्टर वजाहत। थैंक यू। आफ्ताब तुम भी इसी फील्ड में काम करते हो, मैं भी इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ। एक बात अच्छी ये भी है कि लोगों को अब काफ़ी नॉलेज इन्फॉर्मेशन आ गई है और लोग हमारे पास आने लगे हैं बगैर शर्माए। लेकिन जो वाक़यात हुए हैं कुछ अरसे पहले, हम इससे बात करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है मेरा तुम्हारे लिए वो ये है कि ये एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ये क्या होता है और इससे इन चीज़ों का क्या ताल्लुक? एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक ट्रैजेक्टरी है एक इंसान की ज़िंदगी की। तो ये सिर्फ अपने अंदर कुछ भी नहीं है, इसका एक पीछे इसकी एक हिस्ट्री होती है। तो यानी कि ये डायग्नोसिस 18 साल की उम्र में हो सकता है, 18 ईयर्स ऑफ एज में ही होता है। तो इसका मतलब है कि उससे पहले एक और डिसऑर्डर इनको हो चुका होता है जो कि कॉन्डक्ट डिसऑर्डर होता है, जो बचपन से होता है। ये बहुत क्या होता है? ये हम जाएंगे अगर कि हिस्ट्री में जब बात करेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स देख के बता सकते हैं अपने बच्चे के अंदर कि आगे जाके ये रिस्क फैक्टर्स हैं और ये क्राइम में तब्दील हो सकते हैं, बच्चा आगे जाके क्राइम कर सकता है। उससे पहले हम एंटी सोशल पे ही सिर्फ बात करते हैं तो कुछ उनके अंदर बुनियादी चीज़ें हैं। एक तो ये है कि वो सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, राइट्स हैं, किसी और इंसान के भी हुकूक हैं, बेसिक हुकूक हैं, उनके बारे में इनको ख्याल नहीं होता है। तो इनकी बहुत ही ज़्यादा वेरी क्लोज ब्रश विद द लॉ होता है कि बार बार जो है ना कानून के साथ तोड़ते हैं। और इनकी वो दूसरी चीज़ इनके अंदर होती है लैक ऑफ एम्पैथी,
ठीक है, बिल्कुल रिमोर्स नहीं होता है, रैशनलाइज करते हैं कि इस वजह से मैंने क्राइम किया क्योंकि XYZ विक्टिम जो था वो ऐसा था, विक्टिम ब्लेमिंग ज़्यादा करते हैं। ठीक है। उसके अलावा उनके अंदर दूसरी जो चीज़ें होती हैं, एग्रेसिव टेंडेंसीज होती हैं, ये लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपनी गलती कभी भी मानते नहीं है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी संभालते नहीं है, इम्पल्सिविटी के इश्यूज होते हैं, जो भी फैसला करते हैं बहुत ही इम्पल्सिव होता है और फ्यूचर के बारे में सोचते ही नहीं है कि आगे क्या होगा इसका, बस आज का अभी का फैसला जो कर लिया वो कर लिया। और दे फेल टू प्लान लिटिल बिट अहेड इन द फ्यूचर एज वेल। इनके अंदर मक्कारी होती है, चोरी होती है, झूठ होता है, अपना नाम चेंज करके किसी भी इंसान से मुलाकात करेंगे। बस ये रिमेंबर आपने ये करना है कि 18 से अबव की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये 18 के अबव होता रहता है और इनमें से 3-4 भी चीज़ें जो हमने बात की हों तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में वो मैच होता है। ठीक है, मेरा अगला सवाल यही था कि अब सबको तो हम लेबल नहीं कर सकते। बिल्कुल, आजकल के बच्चे भी छोटी मोटी स्टोर से चोरी कर लेते हैं या कुछ शरारत कर लेते हैं। आजकल स्नैचिंग भी बहुत ज़्यादा आम है, मोबाइल स्नैचिंग वगैरह। तो क्या इनमें भी एंटी सोशल पर्सनैलिटी के जो लोग हैं वो इन्वॉल्व होते हैं या वो कुछ और लोग भी होते हैं? अगर कि हम बच्चों के बारे में बात करें और पेरेंट्स के बारे में, एक इसका ऑनसेट पीरियड है कि जो शुरुआत होती है ये ज़हनी बीमारी, ये 10 साल के बाद भी हो सकती है, मतलब 10 ईयर्स ऑफ एज, और या 10 ईयर्स ऑफ एज के बिलो भी जा सकती है, पहले भी जा सकती है। ठीक है, पेरेंट्स ने जो है सिर्फ 4 चीज़ों का ख्याल करना है। एक, उस बच्चे का देखना है कि एग्रेसिव बिहेवियर कैसा है। यूजुअली होता है कि वो बच्चों के लोगों के ऊपर एग्रेसिव होता है, वर्बल एग्रेशन हो गया या फिजिकल एग्रेशन हो गया, जिसके अंदर थ्रेट्स होंगी, बदतमीज़ी होगी, गालियाँ होंगी, लड़ाई होगी, मारपीट होगी, और जानवरों के ऊपर भी, इंसानों के ऊपर भी, जिंदा चीज़ के ऊपर और जानवर के ऊपर भी होगी। दूसरी चीज़ जो आपने देखनी है कि ये रूल्स तोड़ेंगे तो जो सबसे बेसिक इंडिकेटर होता है वो होता है कि इनकी एजुकेशन में जो है इनकी परफॉर्मेंस गिर जाती है। 10 साल से पहले अगर के बच्चे के अंदर कॉन्डक्ट डिसऑर्डर पाया जाता है, जिसके अंदर प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है, फायर सेटिंग कर रहा है, चीज़ों को भी जलाने की कोशिश कर रहा है, जिसके अंदर झूठ बोल रहा है, और उसके साथ अगर कोई कोमॉर्बिड या उसके साथ एक डायग्नोसिस उसका ADHD का भी है, फिर तो बहुत ज़्यादा फिर वर्स है कि फिर मतलब ज़्यादा चांसेस हैं कि ये एंटी सोशल में तब्दील हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 10 ईयर्स के आगे, जो कि मतलब अभी तक तुमने ये बताया कि अगर कोई बच्चा 10 साल की एज से कम है और वो इस किस्म की शरारतें कर रहा है तो वो इग्नोर ना करें, क्योंकि हम तो उनको मासूमाना शरारतें समझ के इग्नोर कर देते हैं और 10 साल के बाद वो शरारतें भी बड़ी शरारतें बन जाती हैं। तो 10-12 साल के बाद वो क्या पिक्चर बनती है? 10 साल के बाद भी वही चीज़ें हैं बुनियादी, और वो अगर के नज़र आ रही हैं आपको 10 साल के बाद, 10 ईयर्स ऑफ एज के बाद अगर वो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, तब भी आपने सिर्फ ये करना है कि उस वक्त चांस कम है कि मतलब कि ये एंटी सोशल में तब्दील हो जाए। 10 ईयर्स के बाद अगर हो रहा है तो मतलब फॉर्मेटिव ईयर्स में वो बात आई नहीं ना, 0 to 8 ईयर्स ऑफ एज में आई नहीं बात, और 10 के बाद आई है बात। 10 ईयर्स ऑफ एज के बाद आई है तो चांस अच्छा है कि बच्चा जो है उस वक्त ही बहुत ही अर्ली इंटरवेंशन करना है। 10 ईयर्स ऑफ एज टू 18 ईयर्स ऑफ एज इज़ अ परफेक्ट एज कि उसमें इंटरवेंशन अर्ली होना चाहिए। आपने देखना यही है कि ये बच्चे ड्रॉप आउट्स होंगे, इनकी एजुकेशन वाला जो है ना बेसिक प्रेडिक्टिव फैक्टर है। ठीक, इनकी एजुकेशन सबसे ज़्यादा सफ़र होती है, इनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि दे डोंट वरी अबाउट परफॉर्मेंस। अगर कि आप उसको बोलेंगे ना ये एग्ज़ाम है और परफॉर्म करना है, तो उसके दिमाग में ये बात बैठेगी नहीं कि मुझे क्यों परफॉर्म करना है। तो ये फिर आगे जाके डॉक्टर साहब ये फिर नौकरियां भी नहीं कर सकते, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल नहीं कर सकते। इनके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में इश्यूज आते हैं कि अगर शादी है, बच्चे हैं, उनका ख्याल करना है, ये वो भी नहीं कर पाते। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अभी तक तो जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये मेरे समझ में आती है और ये आप लोग के साथ में शेयर करूं कि शुरू के 10-12 साल हैं, ये माँ बाप के लिए ऑब्जर्वेशन के भी साल होते हैं। हमारे माँ बाप को ये देखना चाहिए कि बच्चा क्या करता है, किस इंटेंसिटी से ये शरारत करता है और इसका क्या माइंडसेट है, क्योंकि यही बच्चा जब बड़ा होता है तो बाद में जाके ये बड़ी बदमाशी करता है और माशरे के लिए ज़ाहिर सी बात है एक ख़राब किस्म का एक सिटीज़न पैदा हो जाता है जिसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अभी हम मज़ीद बात करेंगे। एक चीज़ होती है सोशियोपैथ और एक होती है साइकोपैथ, इसका फ़र्क क्या है ब्रेक के बाद आपको बताएं। जी जनाब, बहुत आसान है किसी को लेबल कर देना कि तुम तो साइको लगते हो या तुम्हें तो इलाज की ज़रूरत है। तो हमने सोचा आज आपको हम बताएं कि किसको इलाज की ज़रूरत है, किसको नहीं है। सोशियोपैथ और साइकोपैथ, बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स आती हैं, फ़र्क बताएं प्लीज़।
अभी हमने जो एक लाइफ ट्रजेक्टरी और पैटर्न्स के बारे में बात की कि उस इंसान के अंदर जब वो बच्चा भी होगा कि उसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी जिसमें चोरी है, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें। इन पैटर्न्स को लोग जो है अमूमन सोशियोपैथ या साइकोपैथ कहते हैं। ठीक है। अगर कि इसकी आसान जुबान में डिस्टिंक्शन की जाए तो साइकोपैथ के अंदर एक होता है कि लैक ऑफ एम्पैथी, लैक ऑफ रिमोर्स होगा, और वो इंसान जो इमोशनैलिटी और गिल्ट उसमें बहुत कम होता है। ये साइकोपैथ की एक होती है। अब वो थोड़ा सा हाई डिग्री का बीमारी तस्वर की जाती है। बिल्कुल हाई डिग्री के, जिसके अंदर एक इंसान किसी और के शूज़ में या उसकी तरफ से जो है ना सोच नहीं पाता कि वो क्या इमोशंस फील करेगा, किस तकलीफ से जा रहा है। बिल्कुल। पेन को नहीं वो मेजर कर सकते कि इंसान दूसरा किस तकलीफ से गुजर सकता है। सिंपैथी उनमें बहुत ही होती भी नहीं है। बल्कि सोशियोपैथ ऑन द अदर हैंड इज़ अ पर्सन हु कैन मिमिक इमोशंस, नकल करता है इमोशंस की। कि जैसे कि डॉक्टर वजाहत एक तरीके से बात कर रहे हैं तो मैं भी उसी तरीके से बात करूंगा। अच्छा। तो रोते भी बहुत हैं, एक्टिंग इनकी बहुत अच्छी होती है। तो ये ऊपर सतह पे जो इमोशंस होते हैं वो शो करते हैं जस्ट टू गेट व्हाट दे वांट। सोशियोपैथ्स मैनिपुलेटिव होते हैं। अच्छा अच्छा। डिसीट होती है उनके अंदर ये। लेकिन सोशियोपैथ्स और साइकोपैथ्स किसके अंदर आते हैं? एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। दोनों में ही। बिल्कुल, दोनों उसी के अंदर आते हैं। अच्छा, आफ्ताब बहुत अच्छी तरीके से बताया। एक चीज़ मुझे भी समझ आई कि सोशियोपैथ हमारे लोगों में रहना उनके लिए आसान होता है और वो हमारे लोगों में रह के हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? फैमिली, जीन, एनवायरनमेंट, किस तरीके से ये लोग बढ़ते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गया ये सब। तो हम ऐसे माँ बाप को बताएं कि शुरू में क्या जेनेटिकली भी कोई इन्वॉल्वमेंट है? अगर है तो क्या है? फिर शुरू में एनवायरनमेंट क्या है इनको? जेनेटिक का यही है कि आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स में अगर ये चीज़ है तो फिर आप में भी होगी वो चीज़। ये देखा गया है कि अगर कि एक फैमिली के अंदर किसी को एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो लाइकलीहुड बहुत ज़्यादा है कि मर्दों के अंदर एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है और औरतों के अंदर होता है सोमोटोफॉर्म डिसऑर्डर, कि जिसमें एक जो फिजिकल पेन है, तकलीफ है, उसको लेके वो प्री ऑक्यूपेशन होता है, बार बार उसके बारे में सोचते रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये वैसे देखा जाए प्रेजेंट पॉपुलेशन के हिसाब से भी ज़्यादातर ये मर्दों को ही होता है। ये जेनेटिक फैक्टर्स हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑन दी अदर हैंड इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आधे 50-50% चल रहा है। जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई थी, ठीक है, कि जिसके अंदर उनकी सोशल लाइफ, जो उनकी एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं इर्द गिर्द के हिसाब से। तो ये जो जहाँ से आते हैं ये अर्बन सेटिंग से, मतलब के शहरों से। दूसरा जो है इनका सोशो इकोनॉमिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दे कम फ्रॉम पुअर फैमिलीज़, तो ये गरीब लोग होते हैं या दूसरी जगहों से होते हैं। तो ये फैक्टर्स जो कि वेरिएबल्स हैं कि पैसे भी नहीं हैं और एक एबिलिटी भी है कि मैं इररिस्पॉन्सिबल हूँ फाइनेंशियली वैसे भी, तो दैट बेसिकली पुशेस द पर्सन के उस तरफ लेके जाता है उनको कि जिसमें वो क्राइम कर सकते हैं। मतलब वो इन चीज़ों को रैशनलाइज करके अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और उसके फिर पीछे एक्सक्यूजेस देते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा पॉइंट के ऊपर जो ट्रेंडिंग है, जो हालात आजकल के। अब नूर मुकद्दम का जो एक सानिया हुआ है हमारे पूरी साइकेट्री, साइकोलॉजी में और रिहैब्स में, साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स में दिन रात आजकल यही तस्करा है। अब ये बता दिया गया है कि ये जो बंदा है ये स्किज़ोफ्रेनिक है। अब मेरी नज़र में, आपकी नज़र में ये स्किज़ोफ्रेनिक है या ये एंटी सोशल पर्सनालिटी है, क्या है? थोड़ा सा हम इसको सतह पे लाके इस बारे में बात करें तो। अच्छा, हम जो मेडिकल फील्ड होती है, चाहे साइकोलॉजिस्ट क्यों ना हो या एमडी डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट क्यों ना हो, हम स्पेकुलेट नहीं करते। हमारे अंदर ये अच्छी बात होती है, जब तक असेसमेंट नहीं करेंगे तब तक पता ही नहीं चलेगा कि वेदर स्किज़ोफ्रेनिक है। पहला सवाल आपके और मेरे जहन में यही होगा कि स्किज़ोफ्रेनिया एक स्पेक्ट्रम है। तो आप थोड़ा सा हमें एग्जैक्टली बताएं कि स्किज़ोफ्रेनिया जब आप कह रहे हैं तो वो कहाँ पे फॉल करता है, किस तरीके से? और स्किज़ोफ्रेनिया के एपिसोडिक होता है तो उसके अंदर 3 या 4 चीज़ें बुनियादी होती हैं, जिसमें हेलुसिनेशंस होते हैं, डिल्यूजन्स होते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच होती है। तो क्या हमें ये चीज़ नज़र आ रही थी इस इंसान से या नहीं आ रही थी? लेकिन उसके बावजूद भी हमें टेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा आफ्ताब, एंटी सोशल पर्सनैलिटी एक शख्स है और अगर वो किसी भी वजह से ड्रग्स और नशा करने लगता है तो क्या वो उसके अंदर क्या जिन्नाती ताकत आ जाती है? वो कैसा नज़र आता है माशरे के अंदर और उसकी ट्रीटमेंट है कोई? अच्छा, इनके साथ जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी होती है उनके साथ अमूमन ये प्रॉब्लम होता है कि दे अब्यूज़ अल्कोहल। तो अल्कोहल मिसयूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, जिनसे पहले से जिसकी इम्पल्सिविटी का इशू हो, इनहिबिशन और भी कम हो जाता है अल्कोहल की वजह से। और ये एक्चुअली दे एंड अप डूइंग थिंग्स जो कि उनकी डार्क और बिल्कुल ही जो आखिर चीज़ होती है, एक्सट्रीमिटी पे होती है, वो आखिर में जाके ये कर देते हैं। नूर मुकद्दम इज़ अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट, कि जिसके अंदर ड्रग्स इन्वॉल्व भी हैं और उसमें एक बहुत ही ग्रूसम तरीके से कत्ल किया गया। तो मतलब रेप भी हो सकते हैं, मर्डर भी हो सकता है, और छोटे मोटे मारा मारी एक्सीडेंट्स, ये तो समझ लें कि ये हर
वीकेंड पे नज़र आ रहा होता है इन वजह से। डॉक्टर साहब बहुत ही जो कि अजीब सी बात होती है वो रैशनलाइजेशन होती है कि जब भी कभी भी अगर आप रैशनलाइज कर रहे हैं ना एक इंसान जो कि एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार है कि इसने इस वजह से किया है क्योंकि विक्टिम ब्लेमिंग है कि जो खातून है वो रात को घर से निकली थी, उसने ऐसे कपड़े पहने हुए थे, आप वही चीज़ कह रहे हैं जो कि बंदा है, वो बंदा सोच रहा है अपने आप को लैक ऑफ रिमोर्स जो कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में है कि वो भी अपने आप को यही बातें बोलता है कि भाई वो तो डिजर्व करती थी। सही बात है, बिल्कुल। तो ट्रीटमेंट क्या है? क्या रिहैब या साइकेट्रिक हॉस्पिटल में इनको इंटरवीन कर दिया जाए या किसी सानहे का इंतज़ार किया जाए? क्या करें? ऐसे तो हर 10वें घर में लोग हैं। कराची के अंदर हम फील्ड में हैं, हर 10-12 आदमी नशा करके कत्ल गारत, मारम पीटी, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। तो हाउ कैन वी गो ओवर देयर टू गेट हिम टू द ट्रीटमेंट? एक ओवरहॉल की ज़रूरत है। फेडरल लेवल पे एक पूरा बिल पास होना चाहिए मेंटल हेल्थ का, जिसमें साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और भी मेंटल हेल्थ जितने भी सोशोलॉजिस्ट हैं उन सबको ऑन बोर्ड होना चाहिए, पैनल्स बनने चाहिए जिसके अंदर जुडिशरी में उनका हिस्सा होना चाहिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, जिसमें एक्सपर्ट विटनेस के तौर पे साइकेट्रिस्ट आ रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट आ रहे हैं जो कि बता रहे हैं कि ये जहनी बीमारी है। अमूमन जहनी बीमारी को जुडिशरी देखती है ऐसे लीगली कि ये एक एज अ डिफेंस है, हम एज अ डिफेंस पेश नहीं कर रहे, उसको बता रहे हैं कि इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम है, इसको जेल के बाद इसको छोड़े नहीं, इसको एक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है। तो हाई सिक्योर्ड हॉस्पिटल्स की भी ज़रूरत है, लाइक हाई सिक्योर्ड हॉस्पिटल्स एक्सक्लूसिवली फॉर प्रिजनर्स कि जब जेल से छूट रहे हैं, अपनी सज़ा पूरी कर रहे हैं, दे आर सपोज टू बी ट्रांसफर्ड उधर और वहाँ पे साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उसके बाद छूट भी अगर रहे हैं तब आपके पास फॉलो अप्स, मॉनिटरिंग, सुपरविजन ज़रूरी है। हमें एक रजिस्ट्री चाहिए वायलेंट ऑफेंडर्स की, चाहे वो सेक्सुअल नेचर के हों या एक्सट्रीमली वायलेंट दूसरे किस्म के हों। हमारे पास रजिस्ट्री भी नहीं है जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर भी ने कहा है कि वो काम कर रहे हैं। तो ये मेंटल हेल्थ बिल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बेशक। तो जनाब बात हुई एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मुजरिम कैसे होते हैं, क्राइटेरिया क्या है। अब हम दूसरे एंड की बात करेंगे। दूसरा एंड ये है कि ऐसे लोगों से बचने के लिए हमने खुद से क्या हिफाजती तदाबीर अपनानी है, और एक खातून की ही ज़बानी सुनेंगे जो कि हमें बताएंगे कि हमारे घर की जो मासूम ख़वातीन उनको कैसे इन दरिंदों से एहतियात करनी है। छोटे से ब्रेक के बाद आलिया सारिम हमारे साथ। तो जनाब एक बार फिर ब्रेक के बाद आपके साथ हाजिर हैं। अभी तक तो हमने बात की है वो की है एक साइड की, अब हम दूसरी साइड की बात करेंगे कि ऐसे लोग जो मुजरिम हैं, जो हमारे माशरे के लिए ख़तरनाक लोग हैं, उनको तो ठिकाने लगाना है, ठीक करना है, लेकिन जो सफ़र करता है ख़ास तौर पर ख़वातीन में, उनको भी थोड़ा सा ख्याल क्या करना चाहिए, उनकी फैमिलीज़ को कितना ख्याल करना चाहिए, सारी बातें बताएंगी द वन एंड ओनली आलिया बर्नी। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम है, लेकिन ऐसे प्रोग्राम्स में आते हैं तो दुख तकलीफ दिल में लेकर आते हैं, तो वो दुख वो तकलीफ मेरे दिल में है। और जब बोलती हूँ तो एक ये भी सोच होती है कि वही मैसेज जाए पब्लिक तक जो मैं सोच रही हूँ। ये बहुत नेगेटिव बातें होती हैं, इसमें बोलना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी कोशिश है, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, अल्लाह करे हमारी सोसाइटी में बेहतरी आ जाए। सही बात है, ये आपने बिल्कुल सही बात बोली कि जब हम इन टॉपिक्स पे ज़रा सा खुल के बात करते हैं तो सीखना भी उन्हीं चीज़ों से है, लेकिन वहाँ पे बोलना और लोगों को सुनना एक बड़ा दिल चाहिए। गुज़श्ता 2-3 महीने से हमारे मुल्क में इस्लामाबाद में ऐसे वाक़यात हुए ख़वातीन के साथ कि हर शख्स की ज़बान पे यही मामलात हैं। नफ्सियात में, शोबा नफ्सियात में भी सारा चीज़ें धर्म भरम हो गई। हम सब परेशान हैं, कैसे कंट्रोल किया जाए इन लोगों को, लॉ को कैसे पकड़ा जाए। आपका एक अहम किरदार ये है कि आप हमारी ख़वातीन को क्या बताना चाहेंगी। यहीं से स्टार्ट करते हैं कि ऐसा अगर हस्बैंड हो, अगर ऐसे घर में माँ का बेटा हो, तो बचपन से ऐसी औरतों को किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए? हमारे यहाँ एक बात बहुत कही जा रही है और मैं इस चीज़ को मानती भी हूँ कि लड़के भी रो सकते हैं। जो कहते हैं ना लड़का रो नहीं सकता है, लड़के को रोना नहीं चाहिए। लड़के भी इंसान हैं, लड़के भी रो सकते हैं। उनको कोई खलाई मखलूक ना बनाया जाए। जब उनसे बात की जाए, परवरिश की जाए, तो उनको ये बताया जाए कि आप एक नॉर्मल इंसान हैं और आपकी ज़ात से किसी दूसरे इंसान को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, और औरत एक मुकम्मल इंसान है। ये एक सोच, औरत को इंसान नहीं, क्योंकि जो लोग औरत से नफरत कर रहे होते हैं, मैं समझती हूँ वो औरत से नहीं, वो दूसरे इंसान से नफरत कर रहे होते हैं।
तो जब आप औरत को इंसान की कैटेगरी में लाएंगे तो आप उसे प्रॉपर ट्रीट करेंगे, लेकिन वहाँ पे दरिंदों को हम नहीं रोक पा रहे। अगर मैं ज़ैनब केस लूँ, ज़ैनब केस था, फिर वो मोटरवे केस था, इन दो को मैंने सज़ा मिलते हुए देखा। लेकिन अगर अब आप केसेस निकाल कर देखें, ज़ैनब केस के बाद जिस तेज़ी से ये केसेस मैंने देखे हैं, और मैंने अमल दरामद कानून का नहीं देखा, कानून मैंने जो पिछले हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, लेकिन नए कवानीन बनते चले गए। अच्छा, जो नए कवानीन बने उसमें भी मजहबी तबका कोई बात करता है, सियासी तबका कोई बात करता है, कानूनी तबका कोई बात करता है, उसमें भी वो एक साथ नहीं मौजूद। एक अजीब सी कंफ्यूजन हमारी पूरी सोसाइटी को दे दी गई है, जिससे हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। मैं अपनी माँओं से, बहनों से, या अपने फैमिली के जो हमारे वो रिश्ते हैं, मैं उनसे कहूँगी कि बेशक सबको दुख होगा इस वक्त जो भी केसेस चल रहे हैं, लेकिन मैं बड़े आराम से देख रही होती हूँ कि एक खबर आती है, इतनी संगीन खबर कि मैं अगर अपनी सोच लूँ तो मैं पूरा दिन पूरी रात सो नहीं पाती, लेकिन वो 3 मिनट 5 मिनट की खबर के बाद फ़ौरन ही कोई दूसरी खबर होती है। मतलब कोरोना अपनी जगह चल रहा है, ये चीज़ें अपनी जगह चल रही हैं, दुख का इजहार सब कर रहे हैं, लेकिन जिस घर की बच्ची चली जाती है, नुकसान जिंदगी भर का उसका होता है। रोना जिंदगी भर का उसका होगा जिसके घर की बच्ची चली गई है। तो हमने अपनी बच्चियों को समेटना है। लड़कों को समझा रहे हैं, लेकिन जो मैं कहना चाह रही हूँ, लड़कियों को कौन समझाएगा? इन बच्चियों को कौन बताएगा कि हमने अपने आप को इन दरिंदों से बचाना किस तरह है? जिन चीज़ों को हम समझते हैं कि ये हम पर पाबंदियां हैं, या ये हमारे लिए बाउंड्रीज सेट कर दी गई हैं, या हमें घसीटा जा रहा है पीछे की तरफ, ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से हालात बेहतर हैं। पहले कारोकारी की बात नहीं होती थी, अब तो दबंग अंदाज में उस पर पूरी डिस्कशंस होती हैं। पहले जो कारोकारी के कब्रिस्तान होते थे, वहाँ कोई हाथ करके फातिहा नहीं पढ़ सकता था। आज वहाँ की वीडियोज़ भी बनती हैं, बात भी होती है, और आज कारोकारी करने में मैं ये नहीं कह रही कि रुक गया, कमी आई है। वट्टे सट्टे की शादी में तबाही लगती थी कि बेटा कितना ही नाअहल है, बेटी को दे दो और बेहतर लड़की अपने पास ले आओ। अब उन चीज़ों में कमी आई है। उन इलाकों में जब हम जाके सर्वे करते हैं तो केसेस पहले से कम है। लेकिन जब मैं बात करती हूँ अपनी बच्ची की, तो बच्ची को क्यों नहीं मजबूत किया जा रहा? बच्ची को क्यों नहीं हम उसको तालीम दे के, शऊर दे के, इल्म दे के, और उसके साथ साथ उसके किरदार को हमने बहुत मजबूत रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुल्क की बच्ची का किरदार मैं अगर दुनिया की किसी भी जगह का ले लूँ, सबसे मजबूत बच्चियाँ माशाल्लाह हैं। लेकिन हम इसी किरदार को मजीद इसको एम्फेसाइज करके इतना मजबूत इन्हें बता दें कि इस माशरे के दरिंदों की आंखों में आंखें डालकर देखेंगी ये बच्चियाँ। उसमें थोड़ी सी कुछ बाउंड्रीज हमें लगानी होती हैं, और वो मैं ये नहीं कहती कि वो मैंने लगानी है, या वो किसी चैनल ने लगानी है, या किसी जज ने लगानी है। वो हमने नहीं लगानी, वो लगानी है हमारे अपनों ने, हमारे प्यारों ने, और वो लगानी है जो हमारे ही लिए बेहतर होंगी। तो मुझे ये लगता है कि हम अपनी बच्चियों को मजबूत बनाएं। वो तो दरिंदे क्या इंसान बनेंगे, इंसाफ कहाँ मिला? सही बात, ठीक है, लेकिन अगर हमारी बच्चियां मजबूत हो जाएं तो और बेहतरी आ जाएगी। आपने अभी तक हमने बात जो की है उसमें यह है कि बाउंड्रीज हैं। बाउंड्रीज जो होती हैं वो बड़ी सब्जेक्टिव होती हैं, कोई लिखी हुई नहीं होती हैं बाउंड्रीज, ये जहन में बनानी पड़ती हैं। ख़ास तौर पे मर्दों को तो बनानी पड़ेंगी और करनी चाहिए, लेकिन ख़वातीन की क्या बाउंड्रीज होनी चाहिए अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर करने के लिए? आलिया बाजी से पूछेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जिस तरह हमारे माँ बाप हमें कहते हैं कि बेटा उस गली से मत जाना, वहाँ पे मोबाइल स्नैच हुआ था, तो मैं अपना ख्याल करना चाहिए, या यहाँ से गाड़ी तेज़ चलाओ, ये गली ख़तरनाक है, तो हम बीइंग अ मर्द इस चीज़ को माइंड नहीं करते। और इसी तरह ख़वातीन को भी हम ये तंबीह करते हैं कि बेटा इन चीज़ों का ख्याल करना है कि यहाँ ये वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। आलिया बाजी, आप क्या कहती हैं? क्योंकि मैंने मर्द की इसलिए तबीयत मानी कि लोग ये ना समझे कि हम सिर्फ औरतों की बात करते हैं। बिल्कुल ठीक। मेरा वालिद मैं एक सन हूँ, आज भी पापा मुझे तंबीह करते हैं कि ये नहीं करना। आप क्या कहती हैं कि क्या सब्जेक्टिव बाउंड्रीज होनी चाहिए? देखिए, मैं बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हम मर्दों को तो सबसे पहले कह रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो मर्द कपड़ों पर एतराज़ करते हैं, आपकी नज़रें भी तो नीची होनी चाहिए। और कहते हैं कि अगर एक दफ़ा गलती से निगाह पड़े तो उसके बाद आप नज़र को नीची करें। मर्दों को तो हम एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन मुझे दुख इस बात का है ना कि नुकसान सबसे ज़्यादा औरत का हो रहा है। तो अगर ये हीरा हैं, हमारी बच्चियाँ, ये हीरे हैं, ये मोती हैं, और ये दरिंदे हैं, ये कज़ाक हैं, इनके सामने जब भी आएगा, इनकी फितरत में ये चीज़ है, इनकी फितरत कैसे कंट्रोल की जा सकती है?
है वो सजा से की जा सकती है कि अगर हम इन्हें सजाएं देंगे, कड़ी सजाएं देंगे तो ये अपने आप को कंट्रोल करेंगे। लेकिन सजाएं देने के लिए मोहताज हैं, हुकूमत के मोहताज हैं, कानून के मोहताज हैं, अदलिया के, पुलिस के। क्या पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है? क्या हुकूमत में ऐसे इक़दाम उठाए जाते हैं? अच्छा, इन चीज़ों में भी टाइम लगेगा, अगर बेहतरी पे भी हैं तो टाइम लगेगा, लेकिन क्या हम उस वक्त तक अपनी बच्चियों को इतनी तेज़ी से खोएंगे? इतनी बदतरीन वाक़यात के गर्दन उस बच्ची की अलग कर दी गई, जिस माँ ने, जिस बाप ने उसको रिसीव किया होगा, उसके दिल पर क्या गुजरी होगी, उस ख़ानदान पर। और कितनी बच्चियां ऐसी होंगी जो अब बाहर निकलते हुए खौफ में आ जाती होंगी। हर बच्ची, हर इंसान, हर औरत इतनी मजबूत नहीं होती कि इस किस्म के केसेस देने के बाद अपने आप को नॉर्मल रख सके या सोसाइटी में अपना नॉर्मल रोल प्ले कर सके। सही बात है, कम से कम। अच्छा, इसमें यह भी तो कर सकती है ना ख़वातीन की कहीं आना जाना, तो आप किसी का रोक नहीं सकते। अपनी सहेली को लोकेशन बता दें या बता के जाएं कि मैं यहाँ जा रही हूँ। अपनी माँ को अपनी सहेलियों की तरह रखें, आपस में थोड़ा सा अगर कॉन्टैक्ट स्ट्रॉन्ग हो तो ये 3-3 घंटे बड़ी बड़ी वारदातें तो घट सकती हैं। बिल्कुल घट सकती हैं। अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी का टाइम याद करूं तो आपको पता है यूनिवर्सिटी के भी कुछ केसेस यहाँ पर आए हैं। मेरे यूनिवर्सिटी के टाइम पे अगर तो 12 बजे से पहले का टाइम है तो डिपार्टमेंट में सब लोगों की चहल पहल होती थी। अगर हमने कोई सवाल पूछना है तो हम अकेले भी टीचर के रूम में जाते थे, प्रोफेसर के। लेकिन अगर 1:30 बजे का पॉइंट निकल गया है और आधे लोग जा चुके हैं और यूनिवर्सिटी 1/4 पे स्ट्रेंथ पे आ गई है, अब अगर टीचर के पास हमने कुछ समझना है, हमने कुछ सीखना है, तो या तो लाइब्रेरी में जाएंगे या सेमिनार में होंगे या हम 2 लड़कियां साथ उनके कमरे में जाएंगी या 3-4 हम ग्रुप में उनके पास जाएंगी। रात का ये मैंने एक यूनिवर्सिटी के हवाले से बताया। अब अगर घर से निकलने की बात है, हमारी वालदा कहती थी कि मगरिब से पहले लड़की को घर आ जाना चाहिए। वो चलिए, अगर आजकल की बच्चियां उस चीज़ को वैसे नहीं भी समझ रही तो फैसिलिटीज़ को वो अवेल करें। जैसे आपने कहा कि मोबाइल फ़ोन के थ्रू वो कॉन्टैक्ट में रह सकती हैं, वो ग्रुप में मूव कर सकती हैं, वो खैरियत से जाने आने का बता सकती हैं। फिर जिन जगहों से माँ बाप रोकते हैं उन जगहों से अपने आप को रोक भी तो सकती हैं। कितनी बच्चियां शेल्टर में इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं जिनके साथ ज्यादती की गई है, और ज्यादती के केसेस वहां ज्यादा बढ़ जाते हैं जब बच्चियां अपने सेफ जोन से निकलकर उस डेंजर जोन में चली जाती हैं। अगर बाद में कानून सजा दे भी देता है तो ना तो जिंदगी वापस आती है और ना इज्जत वापस आती है। लड़के की भी उतनी ही इज्जत है जितनी लड़की की इज्जत है, लेकिन सोसाइटी ऐसी है, माशरा ऐसा है। या चलिए मैं इसको और आगे लेकर जाऊं, उस सारी ज्यादती के बाद औलाद को जन्म वो बच्चियां दे रही होती हैं, या अगर खुदा ना खास्ता उसको जन्म नहीं देती तो मेडिकली भी जो तकलीफ उठा रही होती है। मैंने इसलिए कहा कि जिस बच्ची का केस अभी पिछले दिनों हॉस्पिटल में गया था, उस बच्ची की डेथ हुई है, तो क्या उस लड़के को नुकसान हुआ या मेरी इस बच्ची को नुकसान हुआ? हम सजाएं भी दिलवाएंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन जिस बच्ची को खो देंगे उसको कैसे वापस लाएंगे? अब आखिरी मेरा सवाल है, क्योंकि टाइम भी कम है, कि हमारा जो अपना एक वाइट कॉलर तबका है आलिया बाजी, जो टीवी देख के कुछ नहीं करता, ओहो बड़ी ख़राब खबर है, चाय पी ली, बस ना वो अच्छे में है ना बुरे में, वो बड़ी ताकतवर एक पूरी की पूरी सोसाइटी है, वो क्यों नहीं आगे आती? इन पे क्यों नहीं जनाब जाके खड़े हों, हुकूमत पाकिस्तान के साथ बात करें कि कोई नई सेंक्शन ऑर्डर करें, कोई नई चीज़ निकालें? ये क्यों नहीं आगे बढ़ती? जब मैं बात करती हूँ ना किरदार की, तो लोगों को ये ना लगे कि मैं औरत के किरदार की खाली बात कर रही हूँ। किरदार में इंसान की बात कर रही हूँ, उसमें औरत मर्द दोनों शामिल हैं। और जिसके अंदर भी ताकत होती है ना सच्चाई की और किरदार की, वो दबंग होता है। वो अगर सैकड़ों में हो तो लाखों को कंट्रोल करता है। लेकिन हमारे शरीफ लोग इस सिस्टम को बुरा समझकर थोड़ा पीछे बैठ जाते हैं। उन्हें पीछे बैठने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए तो क्या कह सकते हैं, ये कुछ अल्फाज हैं, बंद लफ्ज़ों में खुली बात कर रही हूँ। ठीक कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। अरे कुछ और तो अक्सर होता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त फिर नहीं आएगा, ये वक्त फिर नहीं आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। एक सच्चा और अच्छा इंसान सिर्फ हमारे यहाँ की पुलिस को देख के या इंसाफ के निज़ाम को देख के पीछे बैठ जाएगा? हम अपनी यूथ को ऐसे ज़ाया होने देंगे? ऐसा नहीं होगा। हमें उन अच्छे लोगों के दिल से ये खौफ निकालना होगा कि किस किस्म के रहजन हमारे पास मौजूद हैं, और वो हर तबके में हैं, अच्छे बुरे हर जगह हैं। हमने उन रहजनों का मुकाबला करना है, और सच्चाई की ताकत के आगे झूठ नहीं रह सकता। तो इस मैसेज के साथ मैं समझती हूँ कि बच्चियों को भी मैं समझा पाऊँ
और मैं अपने उन लोगों को, अच्छे लोगों को, उन मर्दों को भी समझा पाऊँ, निकलो, अपनी इज्जतों के लिए निकलो। ये बच्ची की इज्जत नहीं है, ये उस मर्द की भी इज्जत है, ये उस घर के मर्द की इज्जत है। जब हम जिस माशरे में मर्द में गैरत ना हो और औरत के पास इज्जत ना बचे, वो माशरा ग्रो नहीं कर सकता। और मर्द की गैरत से मेरी मुराद ये नहीं है कि वो बच्ची को कारोकारी करेगा। गैरत मर्द की ये है कि उस बच्ची को सारे ज़माने की सर्द गर्म से बचाएगा, चाहे वो माँ होगी, चाहे वो बहन होगी, चाहे बेटी या बीवी। उसने मर्द बनकर, महरम बनकर, सरबराह बनकर सबको बचाना है और उसने बचा के हमारे माशरे को आगे ले जाना है। और मुझे अपने मर्द से बहुत उम्मीद है, मेरे मर्द में ये सलाहियत है, इंशाल्लाह वो बचा के लेके जाएगा इंशाल्लाह ताला। बहुत ही ज़्यादा सेंसेशनल बातें हैं और दिल तो मेरा कर रहा है कि मैं सुनता जाऊं और आप लोग को सुनाता जाऊं, लेकिन टाइम ख़त्म होने लगता है। तो आज का जो शो था उसमें 2 बातें थी। नंबर 1 ये कि ऐसे मुजरिमों के साथ क्या किया जाए, एंटी सोशल लोगों को कैसे ट्रीटमेंट में डाला जाए, उनकी फैमिली को कैसे ये बात पता हो कि हमने अपने बच्चों को ठीक करना कैसे। दूसरे एंड पे हमने बात की कि इनसे बचने की भी कुछ तरकीब होनी चाहिए, इनसे कैसे बचा जाए, कैसे पहचाना जाए। कि वो कहते हैं ना कि कोई भी तकलीफ़, कोई भी सानिया आने से पहले अपनी दस्तक देता ज़रूर है। उस दस्तक को हम समझ जाएं तो हम अपने नुकसान से बचेंगे। आज के शो को हम तमाम करते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे शो को देखने वाला। अब इंशाल्लाह ताला अगले संडे को दोबारा किसी डिफरेंट टॉपिक के साथ आप लोग के लिए हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।